Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो प्लाज्मा फिजिक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का एक यूनिट है प्लाज्मा फिजिक्स और काफी इंपॉर्टेंट है, सिंपल है। अगर आप लोगों ने ईएम वेव्स डिस्कस किया हुआ है पहले, तो बहुत आसान ये लगता है। तो वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एमएससी फिजिक्स के रिलेटेड जितने भी वीडियोस है वो मैं डालता रहता हूं इस चैनल के ऊपर। तो जो भी बच्चे एमएससी कर रहे हैं फिजिक्स से, तो उन लोगों के लिए काफी यूजफुल चैनल है। यहाँ पर आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है एमएससी फिजिक्स से रिलेटेड। तो यही मोटिवेशन है मेरा आपका कि आप इन वीडियोस को शेयर करें, इन वीडियोस को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। सिर्फ देखकर ना निकल जाए, अदरवाइज फिर वो मोटिवेशन नहीं रहता है इस तरह के लेक्चर्स बनाने का। तो ये वाला जो लेक्चर है इसमें हम प्लाज्मा फिजिक्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। उसके अलावा एमएचडी इक्वेशन के दो इफेक्ट जो होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और जो मैकेनिकल इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, उसका जो डेरिवेशन है वो हम डिस्कस करेंगे। तो अगेन आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इफ यू डोंट हैव सब्सक्राइब द चैनल टिल नाउ, एंड डू लाइक द वीडियो, एंड पॉसिबल हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, जो भी लोग लाइव हैं प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए, एम आई ऑडिबल और नॉट। जो लोग भी लाइव हैं प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है नहीं आ रही है। हेलो एवरीवन, जो लोग भी लाइव हैं प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए, एम आई ऑडिबल और नॉट। ऑडिबल और नॉट। देखो भाई, आज का जो लेक्चर है इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे प्लाज्मा फिजिक्स। आप बोलो एमएचडी इक्वेशन है ना, यानी कि मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स इक्वेशंस। उसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को। दो इफेक्ट होते हैं उसके, एक मैकेनिकल इफेक्ट, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। बहुत आसान सी चीजें हैं, अगर आपने पहले का जो ईएम वेव्स वगैरह है उसको पढ़ा हुआ है, ईएम वेव्स वगैरह आपको ठीक ठाक समझ में आता है, तो बहुत आसान सी कहानी होती है ये सारी। प्लाज्मा हुआ या प्लाज्मा की जो भी इक्वेशन होगी, इसकी पिंच इफेक्ट आएगा, मैकेनिकल इफेक्ट आएगा, बहुत ही आसान चीजें हैं। तो चलिए भाई स्टार्ट करें। तो सबसे पहले तो हम एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लें कि सबसे पहले प्लाज्मा होता क्या है। तो प्लाज्मा की अगर मैं बात करूं तो प्लाज्मा किसी भी मैटर की फोर्थ स्टेट है, यानी कि कोई गैस है जिसके अंदर एटम्स है और मॉलिक्यूल है। कोई गैस है जिसके अंदर एटम है और मॉलिक्यूल है। गैस जो है वो कॉम्बिनेशन एटम्स एंड मॉलिक्यूल का, सिंपल सी बात है। तो यदि उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, किसका, गैस का, तो गैस का यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो उसके मॉलिक्यूल्स है और एटम्स है वो एक्साइट होंगे क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो जो उनकी काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो उन जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में नंबर ऑफ कॉलिजन्स, अभी जो टक्कर हो रही थी उनके बीच में, वो बढ़ जाएगी। तो टक्कर उनके बीच में जो होगी बढ़ेगी, तो टक्कर होने से जो टेम्परेचर है वो और बढ़ेगा। और एक सर्टेन लिमिट के ऊपर जब टेम्परेचर चला जाएगा, तो ये जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है गैस के, ये आयोनाइज्ड हो जाएंगे, मतलब पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयंस में बदल जाएंगे। और जो एटम और मॉलिक्यूल्स है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट होकर फ्रीली मोशन करेंगे और ये एक फ्लूइड बनाएंगे। तो ये जो कंडक्टिंग फ्लूइड है जिसके अंदर आयंस हैं, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस, इसको हम कहते हैं प्लाज्मा। तो ये एक बेसिक सा डेफिनेशन होता है प्लाज्मा का। तो प्लाज्मा क्या है, गैस को जब हम टेम्परेचर उसका बढ़ा देते हैं तो उसके जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर
वो आयोनाइज्ड हो जाते हैं, आयोनाइज्ड होकर वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बनाते हैं। तो वो जो गैस है कंडक्टिंग फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाती है, और उस गैस को जिसके अंदर कंडक्टिंग फ्लूइड है, कंडक्टिंग फ्लूइड मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन में लिख देता हूं, है ना। बाकी तो मेरे हिसाब से आपने जूनियर क्लासेस के अंदर भी डेफिनेशन डेफिनेटली पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, पहली बार पढ़ लो। तो प्लाज्मा की अगर हम बात करें, प्लाज्मा, तो मैं ब्रीफ ओवरव्यू थोड़ा सा लिख देता हूं आपको सो दैट आपको याद रहे। तो प्लाज्मा जो है ये क्या है, व्हेन टेम्परेचर ऑफ गैस increased then collision between atoms and molecules of gas increased due to increase in kinetic energy, काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज के कारण इसकी जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है उसकी कॉलिजन भी क्या होती है, बढ़ जाती है। और जब ये टेम्परेचर एक सर्टेन लिमिट के ऊपर चला जाता है, एंड व्हेन टेम्परेचर ऑफ गैस goes beyond a certain limit, एक सर्टेन लिमिट के ऊपर जब ये चला जाता है तो ये जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है ये हो जाता है आयोनाइज्ड। देन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आयोनाइज्ड and converted into positive and negative ions and moves freely तो यानी कि ये जो गैस थी, ये गैस क्या बन गई है, गैस बन गई है कंडक्टिंग फ्लूइड। तो दिस कंडक्टिंग फ्लूइड containing positive and negative ions is called प्लाज्मा। और इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं प्लाज्मा। क्लियर यहां तक? आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा कि प्लाज्मा क्या होता है। मैं फिर कह रहा हूं, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, है ना, और नहीं पढ़ा है तो आज पढ़ लिया। तो ये प्लाज्मा कई बार पूछ लिया जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर प्लाज्मा, इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो प्लाज्मा आपसे कई बार पूछ लिया जाता है। तो प्लाज्मा कुछ नहीं है, गैस का टेम्परेचर बढ़ाओ, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो है उसके एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आयोनाइज्ड हो जाएंगे तो वो बन जाएगा प्लाज्मा। और ये फोर्थ स्टेट होती है मैटर की। फोर्थ स्टेट का मतलब 3 स्टेट तो हो गई, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और ये हो गई फोर्थ स्टेट। तो इट इज अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। यहां लिख देता हूं नोट लगा के, इट इज अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। इट इज अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। ये मैटर की जो है, मैटर पदार्थ, उसकी चौथी स्टेट है। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं एमएचडी इक्वेशन, जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज। एमएचडी इक्वेशन बोले तो मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स। ठीक, तो एमएचडी इक्वेशन नेक्स्ट टॉपिक जो मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे, एमएचडी इक्वेशन मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स। M stands for magneto, H stands for hydro और D stands for dynamics। डायनेमिक्स अगर वर्ड आ रहा है इसका मतलब वो चीज मोशन में है और उसके ऊपर जो फोर्स है उसकी वैल्यू हमें निकालनी है ना। अगर स्टैटिक्स लिखा हो तो दैट मीन्स कि वो चीज रेस्ट में है और उसके ऊपर जो फोर्स है उसकी हमें कैलकुलेशन करनी है या वैल्यू बतानी है। और अगर डायनेमिक्स लिखा हुआ है तो डायनेमिक्स का सीधा सा मतलब है कि वो चीज जो है वो मोशन में है और उसके ऊपर लग रहा है फोर्स या जो एक्सेलरेशन वगैरह है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर प्लाज्मा है और प्लाज्मा को मैं कह रहा हूं कि कंडक्टिंग फ्लूइड हो गया, क्योंकि उसके अंदर जो पॉजिटिव आयन है और नेगेटिव आयन है वो फ्रीली मूव कर रहे हैं।
तो जो हमें डायनेमिक्स बतानी है वो कंडक्टिंग फ्लूइड की बतानी है। तो स्टडी ऑफ डायनेमिक्स ऑफ कंडक्टिंग फ्लूइड इज नोन एज एमएचडी। तो स्टडी ऑफ डायनेमिक्स ऑफ कंडक्टिंग फ्लूइड, study of dynamics of conducting fluid is known as MHD, MHD बोले तो मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स, है ना, मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स। इक्वेशन लिखनी है मेरे को, तो इक्वेशन जो मेरे को लिखनी है, तो इस इक्वेशन को हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं जिस तरह से हमने ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन को एक्सप्लेन किया था, ठीक उसी तरह से हम इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जब हम इसको प्लाज्मा के लिए एक्सप्लेन करेंगे, तो इसको हम नाम देंगे एमएचडी इक्वेशन। ईएम वेव के केस में जब हमने इक्वेशन बनाई थी तो उसको हमने नाम दिया था मैक्सवेल इक्वेशन। सिमिलरली प्लाज्मा के केस में इसको कहा जाएगा कौन सी इक्वेशन? एमएचडी इक्वेशन। यदि हम जो प्लाज्मा है उसके ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो उसके अंदर करंट इंड्यूस्ड होगी, है ना। जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो उसकी वजह से क्या आएगी? करंट क्यों आएगी? क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। और डायनेमिक्स ऑफ फ्लूइड जो होगा वो ऑल्सो डिपेंड करेगा जो फ्लूइड की कंडक्टिविटी है। फ्लूइड जो है, जो प्लाज्मा है, उसकी कंडक्टिविटी के ऊपर भी उसका डायनेमिक्स डिपेंड करेगा। तो जो एमएचडी है यानी कि मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स, उसके मेनली दो इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं मैक्सवेल इक्वेशन, और एक होता है मैकेनिकल इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं मैकेनिकल इफेक्ट, ठीक है, या फ्लूइड डायनेमिक्स। तो एमएचडी इक्वेशन में क्या होगा? एज मैक्सवेल इक्वेशन इज यूज्ड for EM waves, similarly MHD equation is used for plasma। तो MHD इक्वेशन यूज करेंगे किसके लिए? प्लाज्मा के लिए। यहां पर जो प्लाज्मा है उसको मैं नाम दूंगा फ्लूइड बोलूंगा। जब मैं फ्लूइड को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखूंगे, तो व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन फ्लूइड, प्लाज्मा लिख सकते हो आप, मैं यहां पर फ्लूइड लिख रहा हूं, फ्लूइड, then a induced current is developed due to change in magnetic flux, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज की वजह से क्या डेवलप होगा? यहां पर डेवलप हो जाएगा एक इंड्यूस्ड करंट। साथ ही साथ जो डायनेमिक्स है यानी कि जो हाइड्रोडायनेमिक्स है वो डिपेंड करेगी जो फ्लूइड है उसकी कंडक्टिविटी पर। एंड डायनेमिक्स ऑफ फ्लूइड इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कंडक्टिविटी ऑफ फ्लूइड। तो फ्लूइड की कंडक्टिविटी पर भी इसकी डायनेमिक्स डिपेंड करेगी, ठीक है। तो जो एमएचडी इक्वेशन बनेगी यानी कि मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स की जो इक्वेशन बनेगी उसके दो इफेक्ट आएंगे। एक आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट विच इज ड्यू टू मैक्सवेल इक्वेशन, और एक आएगा हमारे पास मैकेनिकल इफेक्ट विच इज ड्यू टू फ्लूइड डायनेमिक्स। तो देयर आर टू इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स ऑफ एमएचडी इक्वेशन। तो देयर आर टू इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स ऑफ एमएचडी इक्वेशन। पहला हम लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। उसमें हम क्या लिखेंगे? उसके अंदर लिखेंगे मैक्सवेल इक्वेशंस।
और एक मैं लिखने वाला हूं कौन सा, एक मैं लिखने वाला हूं दूसरा मैकेनिकल इफेक्ट जिसमें फ्लूइड डायनेमिक्स का हम यूज करेंगे। दूसरा मैं लिखने वाला हूं मैकेनिकल इफेक्ट जिसमें हम यूज करेंगे फ्लूइड डायनेमिक्स का। तो मैकेनिकल इफेक्ट जिसके अंदर हम यूज करेंगे फ्लूइड डायनेमिक्स का। तो वन बाय वन हम दोनों को डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे किसको, पहले हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल इफेक्ट को और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल इफेक्ट को। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट मतलब मैं यूज करने वाला हूं मैक्सवेल इक्वेशन का, मैकेनिकल इफेक्ट का मतलब है मैं यूज करने वाला हूं फ्लूइड डायनेमिक्स का। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। सबसे पहले हम बात करने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। एक मिनट रुको, हैंग हो गया, हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ये लो भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में हम डिस्कशन करने वाले। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जैसा कि मैंने आपको बताया, जब हम प्लाज्मा को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगी, इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगी तो उसके लिए हम एक लॉ पहले से जानते हैं जो हमने मैक्सवेल इक्वेशन में पढ़ा है, जिसको हम फैराडेज लॉ कहते हैं। तो फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग कर्ल ऑफ E इक्वल्स टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, यानी कि जो टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है, ये हमने मैक्सवेल इक्वेशन के अंदर पढ़ा हुआ है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में क्या होगा कि जब आप प्लाज्मा को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वहां पर टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। तो व्हेन प्लाज्मा की जगह आप फ्लूइड भी लिख सकते हो, प्लाज्मा इज प्लेस्ड in external magnetic field, then an induced current develop due to change in magnetic flux, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज की वजह से यहां पर करंट डेवलप होगा। एंड अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ क्या लिखते हैं हम लिखते हैं कर्ल ऑफ E इक्वल्स टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, यही लिखते हैं ना, कर्ल ऑफ B इक्वल्स टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। इसको आप दूसरे वे में इस तरह से भी बोल सकते हो कि जो टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और ये मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन होती है। ओम्स लॉ को अगर मैं लिखूं तो ओम्स लॉ को लिखते हैं J इक्वल्स टू सिग्मा E, जहां सिग्मा होता है कंडक्टिविटी। यदि फ्लूइड मूविंग है तो फिर इसको एक्सटेंड करके लिखते हैं सिग्मा E प्लस सिग्मा V क्रॉस B। तो फ्रॉम ओम्स लॉ से अगर हम लिखें J इक्वल्स टू सिग्मा E प्लस V क्रॉस B, इसको लिखा मैंने इक्वेशन सेकंड। सिग्मा जो है वो है कंडक्टिविटी, E का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड, V का मतलब है वेलोसिटी और B का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड। इसको रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं J अपॉन सिग्मा माइनस V क्रॉस B इक्वल्स टू E। तो आफ्टर रीअरेंजिंग, इसको मैं रीअरेंज कर रहा हूं, तो आफ्टर रीअरेंजिंग तो रीअरेंज करने के बाद हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? J अपॉन सिग्मा माइनस V क्रॉस B, J अपॉन सिग्मा माइनस V क्रॉस B इक्वल्स टू ये हो जाएगा E। इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि ये जो E की वैल्यू है मैं यहां इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड से तो यहां पर आ जाएगा कर्ल ऑफ, ये E की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये बनेगा J अपॉन सिग्मा, ये क्या बनेगा? J अपॉन सिग्मा माइनस V क्रॉस B और इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा? माइनस डेल B अपॉन डेल टी, अब आपको एक कर्ल को सॉल्व करना है। तो कर्ल को सॉल्व करोगे जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो पहला तो टर्म क्या बन जाएगा? पहला टर्म बन जाएगा कर्ल ऑफ J अपॉन सिग्मा माइनस कर्ल ऑफ
कर्ल ऑफ V क्रॉस B, है ना, क्या बन जाएगा, कर्ल ऑफ V क्रॉस B, कर्ल ऑफ V क्रॉस B, ये बन जाएगा माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, ये बन गया हमारे पास। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब इस इक्वेशन को नंबर दे दो आप, 4th नंबर दे दो। उसके बाद मैक्सवेल इक्वेशन का आपको यूज करना है, तो इस इक्वेशन को मैं नंबर देता हूं 4th। तो फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन, फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन या एम्पियर्स लॉ। तो एम्पियर्स लॉ क्या कहता है, कर्ल ऑफ बी इक्वल्स टू म्यू जे प्लस म्यू नॉट, ये म्यू नॉट है, डेल डी अपॉन डेल टी, है ना, म्यू डेल डी अपॉन डेल टी, इसको एम्पियर्स लॉ भी कहते हैं, एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ। तो फ्लूइड के लिए डेल डी अपॉन डेल टी की वैल्यू हो गई 0। तो फॉर फ्लूइड म्यू डेल डी अपॉन डेल टी 0। तो फॉर फ्लूइड म्यू नॉट डेल डी अपॉन डेल टी हो गया 0। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन गई वो बन गई कर्ल ऑफ बी इक्वल्स टू म्यू नॉट जे। इसको लिख लिया मैंने इक्वेशन नंबर 5। अब मैं क्या करूंगा, जो एक कर्ल ऑफ बी लिखा यहां पर बनेगा, कर्ल ऑफ बी, इस कर्ल ऑफ बी की वैल्यू को मैं सब्सटीट्यूट करूंगा यहां पर। अगर मीडियम है, कोई मीडियम है, तो उसकी जगह म्यू नॉट की जगह हम क्या लिख लेंगे, म्यू लिख लेंगे। तो यहां से फॉर मीडियम मैं यहां लिख ही देता हूं, फॉर मीडियम के लिए लिखेंगे कर्ल ऑफ बी इक्वल्स टू म्यू जे। तो यहां से हम क्या करेंगे, जे की वैल्यू लिखेंगे, जे की वैल्यू बन जाएगी कर्ल ऑफ बी अपॉन म्यू, कर्ल ऑफ बी अपॉन म्यू। तो ये जे की वैल्यू है, उठाकर रखेंगे इक्वेशन नंबर 4 में। इसको मैं देता हूं वापस से इक्वेशन नंबर 5। तो अब मैं यूज करूंगा किसका, इक्वेशन नंबर 4 का और 5 का। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, ठीक है। ये एक बार समझने का है, इसमें ऐसा कोई टिपिकल टास्क नहीं है जो आपको समझ में नहीं आ रहा। यहां पर सिर्फ मैनिपुलेशन चल रहा है, एक वैल्यू को उठाकर यहां से उधर रखा जा रहा है। हाँ, इतना आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इतना बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए कि जो वेक्टर्स है उसमें ग्रेडियंट, कर्ल, डाइवर्जेंस ये क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ये अगर आपको समझ में आता है तो ये चीजें बहुत आसान है। तो मैं 4 से 5 में वैल्यू रखूं, तो इक्वेशन नंबर 5 जो है ये है जे, और ये जे की वैल्यू मेरे को उठाकर यहां सब्स्टिट्यूट करनी है। तो ये बन जाएगा कर्ल ऑफ बी अपॉन म्यू सिग्मा। तो ये बन जाएगा कर्ल ऑफ बी अपॉन, ये हो जाएगा म्यू सिग्मा, और बाकी की जो वैल्यू है वो एज इट इज लिखी जाएगी, बाकी की वैल्यू यानी कि कर्ल ऑफ वी क्रॉस बी एज इट इज। तो माइनस कर्ल ऑफ वी क्रॉस बी और इक्वल्स टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, ये एज इट इज लिख दिया। अब यहां पर हमें प्रॉपर्टी का यूज करना है, माने हमें ये जो कर्ल ऑफ बी है इसको सॉल्व करना है। तो ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी की तरह लिखा जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर ये क्या बनेगा, यहां 1 अपॉन म्यू सिग्मा, ये तो आ गया बाहर, ये बनेगा कर्ल ए क्रॉस बी क्रॉस सी, उसकी तरह लिखे तो ए, बी को बाहर ले लिया तो ए डॉट सी, अगर बी को बाहर ले लिया तो क्या बनेगा ए डॉट सी, और सी को बाहर ले लिया तो बन जाएगा ए डॉट बी। तो ये बन जाएगा ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस बी, ये क्या बन जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ बी, माइनस बी बाहर आ गया, और ये हो जाएगा डाइवर्जेंस डेल डॉट डेल हो जाएगा डेल स्क्वायर। भाई डेल डॉट डेल बनेगा ना, तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर बी, और जो ये वाला टर्म है ये एज इट इज लिखा रहने दो, कर्ल ऑफ वी क्रॉस बी, इसको एज इट इज लिखा रहने दो, माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। तो ये बना 1 अपॉन म्यू सिग्मा, ये बन गया ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ बी माइनस डेल स्क्वायर बी, माइनस कर्ल ऑफ वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी इक्वल्स टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। इस तरह से हमने इसको लिख लिया, ठीक है। अब क्योंकि जो डाइवर्जेंस ऑफ बी है, हमने ये पढ़ा हुआ है, डाइवर्जेंस ऑफ बी क्या होता है, 0 होता है। डाइवर्जेंस ऑफ बी 0 होता है, तो जो शुरू वाला टर्म है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। शुरू वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो इसको रीएडजस्ट करके हम लिख देंगे। तो सिंस डाइवर्जेंस ऑफ बी, यहां से क्या बनेगा, सिंस डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल्स टू 0,
तो डाइवर्जेंस ऑफ बी जीरो होता है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/μ सिग्मा, ये माइनस में आ जाएगा, तो ये बनेगा 1/μ सिग्मा, ये माइनस में आ जाएगा, और डेल स्क्वायर बी माइनस कर्ल ऑफ वी क्रॉस बी इक्वल्स टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। अब इसको हम रीएडजस्ट करके अगर लिखें, तो रीएडजस्ट करके अगर इसको हम लिखते हैं, तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, ये डेल स्क्वायर बी प्लस कर्ल ऑफ वी क्रॉस बी म्यू सिग्मा इक्वल्स टू म्यू सिग्मा डेल बी अपॉन डेल टी, ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी म्यू सिग्मा डेल बी अपॉन डेल टी। तो ये इक्वेशन जो हमारे पास आई है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स, जो कि किसको एक्सप्लेन कर रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर रही है। तो ये जो इक्वेशन बन रही है पूरी हमारे पास, ये आपको याद होनी चाहिए भाई, ये जो पूरी की पूरी इक्वेशन बन रही है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ MHD explaining first equation of MHD explaining